बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ये माना जाता है कि सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा एक है ना घना और डिटेल्ड डेंस रिटन डॉक्यूमेंट है। मतलब इतना डिटेल में दिया गया है इसमें, इतना ज्यादा उसके अंदर चीजों को मेंशन किया गया है। अभी यहाँ पर इसके बेसिक और सैलिएंट फीचर्स क्या है वो बताए गए हैं। सबसे पहला है रिटन डॉक्यूमेंट। सिवाय ब्रिटेन और इजराइल के इंडिया, बाकी और नेशन जो है दुनिया के अंदर, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में, यानी ब्रिटेन और इजराइल का छोड़ दो तो बाकी इंडिया और बाकी कंट्रीज का सबका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है। अब सोशल ज्योग्राफिकल तौर पर जिस तरह से हमारे यहाँ भिन्न हालात थे, या जो हमारी प्री हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सिद्धांत रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने जो है ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन हमारे रिटन फॉर्म में। दूसरा था साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवाइडेड है 22 सेक्शंस में, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 8 अपेंडिसेस हैं, अब 12 हो गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें प्रावधान दिए गए हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और स्टेट्स के इंटर रिलेशंस के बीच के लिए, फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए पॉलिटिकल पॉलिसीज के, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट और डिप्राइव्ड ग्रुप्स जो होते हैं उनके बारे में जो है प्रावधान दिए गए हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो है वो लार्जेस्ट है, एक्सटेंसिव है और डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट है बाकी और कॉन्स्टिट्यूशंस के मुकाबले। सिंगल सिटीजनशिप, जैसे अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप दी जाती है, एक यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अमेरिका के और एक दूसरे स्टेट की सिटीजनशिप, पर इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, भले ही वो किसी रीजन का हो या स्टेट का हो कंट्री के अंदर। फिर है सेंटर विद स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। हमारा इंडियन जो है वो एक यूनियन है स्टेट्स का, कहीं पर भी कोई रेफरेंस नहीं दी है वर्ड फेडरल की कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है एक सेंटेंस है जो कि इस्तेमाल किया जाता है इंडिया के लिए। इस जो वर्ड है यूनियन, इसका इस्तेमाल करके एक परमानेंट और इररिवर्सिबल रिलेशनशिप जो है यूनियन और उसके जो कंपोनेंट स्टेट्स थे वो उनको दर्शाती है। इंडिया यूनियन है स्टेट्स का और कोई स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो पीछे हट जाए, अलग हो जाए। इंडिया एक यूनियन है स्टेट्स का, तब भी इसमें कुछ एलिमेंट्स है फेडरल गवर्नमेंट के। इंडियन फेडरेशन में 2 सेट्स हैं गवर्नमेंट्स के, एक है यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली मार्क किया है उन एरियाज को फंक्शनिंग की, दोनों काइंड्स जो है गवर्नमेंट की, उसमें उनको कौन सी फंक्शनिंग करनी है उसके लिए क्लियरली एरियाज मार्क किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पावर्स जो सेंट्रल और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की हैं उनको भी अलग अलग लिस्ट में सब्जेक्ट्स की एक तरह से मार्क किया है। यूनियन लिस्ट में जो है 97 सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस के जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सब आते हैं यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में आते हैं 66 सब्जेक्ट्स। स्टेट लिस्ट में मेनली वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पर स्टेट लेजिस्लेचर हाउस जो है वो लॉज पास कर सकता है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर है, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्रीकल्चर इरिगेशन है, हेल्थ है, लैंड है, इंटरस्टेट ट्रेड है और कॉमर्स है, ये सब इसमें शामिल है। अगर बाई चांस फेलियर होता है लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट में, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उससे जो है उसकी सलाह मशवरा से या उसके अगेंस्ट जो है जो स्टेट की इच्छा है वो अपनी रिजर्व पुलिस फोर्स को भेज सकती है, मतलब उसकी सहमति से या उसके अगेंस्ट अपनी जो स्टेट है वो रिजर्व पुलिस फोर्स को भेज सकती है। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक थर्ड लिस्ट भी देता है जिसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमन कंसर्न के, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज पास कर सकती है इन सब्जेक्ट्स पे। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आते हैं क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर, मैरिज और डाइवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर ट्रेड यूनियन। रेजिडुअरी पावर्स, वो सब्जेक्ट्स जो खास तौर पे अलॉट नहीं किए जाते हैं यूनियन या स्टेट को, वो कहलाते हैं या वो शामिल होते हैं रेजिडुअरी पावर्स में। वो मैटर्स जिनको कि शामिल नहीं किया जाता है डिवीजन ऑफ पावर्स में, यानी जब पावर्स का विभाजन होता है, डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, उसमें कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, वो कहलाते हैं रेजिडुअरी पावर्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है, अधिकार है कि वो जो है कोई भी कानून या नियम बना सकती है इस रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स को लेकर।
जो फाइनेंशियल तौर पे, आर्थिक तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, वो होता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। यूनियन गवर्नमेंट यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, एक्साइज है, कस्टम हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, इनकम टैक्स है, ये सारे के सारे वो बड़े बड़े मेजर टैक्सेस हैं जिनका डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। जबकि सेल्स टैक्स है, रेवेन्यू टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, एजुकेशनल टैक्स हो गए, जिनके बहुत कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की उसमें जो है उनके पास होते हैं, वो सब जो है डिसाइड किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखते हैं यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। 3 प्रावधान किए गए हैं इमरजेंसीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेशनल इमरजेंसी तब डिक्लेयर करी जाएगी जब युद्ध का समय हो, या कोई बाहरी तौर पे अटैक हुआ हो, या फिर एक आर्म्ड हथियारबंद कोई बगावत हो गई हो। अगर लॉ और ऑर्डर का ब्रेकडाउन होता है तो स्टेट जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, तो ऐसे में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। अगर दाम बढ़ गए हैं और यहाँ तक कि जो एक मोनेटरी यानी पैसे की जो वैल्यू होती है वो एक तरह से उखड़ रही है, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर दी जाती है ताकि वो इन इमरजेंसी से डील कर सके। इमरजेंसी के टाइम पर इंडिया एक यूनिटरी सिस्टम में जो है कन्वर्ट हो जाती है। फिर आता है बाई कैमरल प्रैक्टिस। इंडिया जो है उसके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नेंस की। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जो लेजिस्लेचर है यूनियन पे वो ही पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट को हम बाई कैमरल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस को लोकसभा। कहने को जो सरकार चलती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर चलती है यूनियन में और गवर्नर्स के नाम पर स्टेट में, लेकिन एक्चुअल तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करा जाता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके द्वारा, जिनको की हेड कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर यूनियन में और चीफ मिनिस्टर स्टेट्स में। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, जो कि हमारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को दर्शाता है या उनसे मिलकर बना होता है। प्रेसिडेंट जो है 12 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, अनुभवी हैं, अलग अलग फील्ड से राज्यसभा के लिए। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसमें 1/3 मेंबर्स जो है वो हर साल रिटायर होते हैं, 2 साल, हर 2 साल पे रिटायर होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ मेंबर्स जो है फिर इलेक्शन के लिए चुन लिए जाते हैं। हर मेंबर को 6 साल का टर्म दिया जाता है, टेन्योर दिया जाता है राज्यसभा के अंदर, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स मानते हैं। जो पावर्स है राज्यसभा की वो कम होती है अगर हम लोकसभा से कंपेयर करें, क्योंकि खास ज्यादा स्पेशल, सुपीरियर और डिसाइसिव होती है। राज्यसभा पूरी तरह से कभी भी भंग नहीं की जा सकती। अब आता है इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है एक जैसे कहते हैं प्रोवाइड किया है कि एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी का। इम्पार्शियल जुडिशरी का मतलब हो गया कि बिना किसी भेदभाव के, या आप किसी का फेवर कर रहे हैं, किसी का आप जो है नुकसान कर रहे हैं, नहीं, आपको जो है दोनों को बराबर जज करना है। तो सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आते हैं हाई कोर्ट्स जो कि स्टेट्स में होते हैं, और उसके जुरिसडिक्शन में आते हैं सुप्रीम कोर्ट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं और तालुका लेवल पे, और वो जो है लोकल और स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होते हैं हाई कोर्ट, उसके अंडर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और तालुका लेवल पे आते हैं लोकल और स्पेशल कोर्ट्स। जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो सबके लिए मान्य है, जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है नेशन के। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक बार डिसीजन दे दिया तो फिर वो सबको मानना होगा। अगर बाई चांस कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो ऐसे मैटर्स जो संविधान से संबंधित हो या उसकी जो भी स्टेटस है उनके क्या कहते हैं व्याख्या से संबंधित हो, तो ऐसे में फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट को हम प्रोटेक्टर भी मान सकते हैं, गार्जियन भी मान सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। अमेंडमेंट्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? अगर और कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो डायनामिक है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है जब जरूरत होती है। अब
कॉन्स्टिट्यूशन जो बदलाव है वो कैसे कर सकते हैं, उनके लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहला है अमेंडमेंट किए जा सकते हैं अगर सिंपल मेजॉरिटी रहे जो मेंबर्स प्रेजेंट है उनकी, और वोटिंग के थ्रू पार्लियामेंट में। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, यानी कि 2/3 बहुमत चाहिए जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और उनकी वोटिंग के उससे। फिर यूनियन स्टेट रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल मेजॉरिटी जिसमें 2/3 जो है और जो कॉन्करेंस है वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर की, जो क्या कहते हैं जब कोई भी अमेंडमेंट करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, खास तौर से यूनियन और स्टेट रिलेशंस के बीच में। अगर बाई चांस कोई अमेंडमेंट करना भी है, अमेंडमेंट मतलब बदलाव है, चेंज करना भी है इंटर रिलेशंस में यूनियन और स्टेट के, तो या फिर सुप्रीम जुडिशरी के, तब आधे से ज्यादा स्टेट्स जो हैं, टोटल स्टेट से, उनको अपनी सहमति देनी होगी। जो जजमेंट है कोर्ट का वो भी जो है चेंज के लिए लाया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर। कोई भी चेंज बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं किया जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे इनकॉन्स्टेंट और फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट माना जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें इसको चेंज नहीं किया जा सकता सिंपल मेजॉरिटी से। जब तक जो मेजॉरिटी कंसेंट है यानी मेजॉरिटी सहमति स्टेट्स की नहीं होगी तब तक उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ये जो है एक तरह से मिक्सचर है दोनों का जो संविधान बनाता है। फिर आता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इंडिया के अंदर हमारा सिस्टम दिया है एडल्ट सफरेज का जो फ्लेक्सिबल है। इसके अनुसार कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल हो या उससे अबव, उसके पास वोट डालने का अधिकार है इलेक्शंस में, जो कि पार्लियामेंट के लिए हो, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के लिए, बिना किसी भेदभाव के कि एजुकेशन, प्रॉपर्टी या उसका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड क्या है। नेक्स्ट आता है सेकुलरिज्म। हमने पहले भी पढ़ा है सेकुलरिज्म जो है प्रियम्बल में, उसके बारे में पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का उसको जो है डिक्लेयर किया गया है एक सेकुलर स्टेट, मतलब जो हमारा संविधान है उसमें इंडिया को जो है एक सेकुलर स्टेट के तौर पे बताया गया है। लोग अलग अलग रिलीजन के इंडिया में रहते हैं, इसीलिए जो स्टेट है वो भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर। किसी सिटीजन को अधिकार नहीं दिए गए हैं, खास अधिकार नहीं दिए गए हैं, या उससे कुछ अधिकार जो है वो ऐसा नहीं है कि उससे छीन लिए गए हैं। स्टेट पूरी तरह से इम्पार्शियल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा रिलीजन के मामले में। खाली जो सेक्युलर स्टेट है वही ऑफर कर सकता है प्रॉपर और इक्वल ट्रीटमेंट सारे सिटीजन्स के प्रति। सेक्युलरिज्म का मतलब हुआ कि स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा जो भी रिलीजन संबंधित मैटर है, या किसी भी खास रिलीजन का फेवर नहीं करेगा। स्टेट को सेक्युलर होना चाहिए और इनडिफरेंट होना चाहिए। हर रिलीजन के जो भी फॉलोअर्स हैं वो फ्री हैं कि अपने जो भी रिलीजन है इनकी चॉइस का उसको फॉलो करें या उसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू चीफ कैरेक्टरिस्टिक माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि जो वो देख कर रेख करता है जो वर्किंग हो रही है यूनियन और स्टेट की एक ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत, बिना पावर्स ऑफ पार्लियामेंट को डिसरिस्पेक्ट किए हुए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने एक कोशिश करी है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रिंसिपल्स हैं जुडिशियल रिव्यू के उनको करा जाए। पार्लियामेंट में जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डिनेंसेस यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, जुडिशियल जजमेंट है, वो सब दिए जाते हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनडिस्क्रिपेंसी दिख रही है एक्सटर्नल ऑर्डर्स में या ऑर्डिनेंसेस में या जुडिशियल जजमेंट्स में, तो वो उनको रोक सकता है ये कहकर कि वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों को दी गई हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि वो एक इज्जत भरी या डिग्निफाइड लाइफ को जी सके। सबसे वैल्यूएबल कैपिटल जो हमारी कंट्री की है वो यही है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो कंट्री का, नेशन का, और इसके अंदर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स दोनों आती हैं। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है या जो बच्चों के लिए 6 to 14 years ऑफ एज है, राइट टू एजुकेट, ये भी जो है अवेलेबल कराई गई है।
फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी सिक्योरिटी, वेलफेयर, ये सब काम करा जाएगा स्टेट्स के द्वारा। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये बेसिकली डायरेक्शंस देते हैं स्टेट गवर्नेंस को और पॉलिसी मेकिंग को, ताकि तभी ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। अब देखते हैं प्रोविजन क्या है बैकवर्ड सेक्शंस और ट्राइब्स के लिए। जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं या ट्राइब्स हैं उनको अपलिफ्ट करना, उनको शामिल करना, या जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करना, यही खास तौर से स्पेसिफिक प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सीट्स रिजर्व जो है वो करी जाती हैं उनको लेजिस्लेचर और लोकल गवर्निंग बॉडीज जो हैं उसमें क्या कहते हैं उनको दी जाती है सीट्स, ताकि वो लोग भी जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। रिजर्वेशन कोटा प्रोवाइड किया जाता है ताकि एडमिशन हो सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट जॉब्स में, जितनी भी उनकी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में, ताकि उनको भी बराबरी का मौका मिले। जो बच्चे हैं बैकवर्ड सेक्शंस के या ट्राइब्स के उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, बेसिक सुविधाएं दी जाती है, उनकी फीस माफ करी जाती है, जो भी उनकी जो एक पॉजिटिव पॉलिसीज हैं उसके अंडर आते हैं, या जो शील्डिंग पॉलिसीज हैं उनके अंडर आते हैं, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। तो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब कीजिए आसा एजुकेशन। बाय।